नमस्ते। वेलकम टू आयुर्वेदा लाइन क्रैश कोर्स सीरीज में शलाक्य तंत्र पेपर 2 पॉइंट नंबर 5 में आज हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ गम्स। गम्स को ये मॉडर्न में हम पेरियोडोंशिया और जिंजिवा भी कहते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। गम्स आर कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन दैट सराउंड टीथ एंड प्रोवाइड अ कवर अराउंड दैम। तो गम्स क्या होते हैं? गम्स हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो बाहर की तरफ कवर्ड होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से, और खुद ये क्या कर रहे होते हैं? ये सराउंड कर रहे होते हैं टीथ को, मतलब कि टीथ के आसपास फैले हुए होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं एंड प्रोवाइड अ कवर अराउंड दैम, और उनके ऊपर एक कवर की तरह ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो गम्स आर कनेक्टिव टिश्यूज covered with mucous membrane that surround teeth and provide a cover around them. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टीथ आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ alveolar processes ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, तो टीथ जो होते हैं वो सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और वो सॉकेट किसकी बनी होती है? हमारी मैंडिबल और मैक्सिला की एल्वियोलर प्रोसेस से बनी होती है। ठीक है, एक बार इसकी इमेज देखते हैं। देखिए, ये इसकी इमेज है। यहाँ पे ऊपर वाली जो बोन है वो मैक्सिला है, नीचे वाली जो बोन है वो मैंडिबल है। ठीक है, एंड ये जो टीथ के सॉकेट्स हैं, ठीक है, ये पर्पल पर्पल जो दिख रहा है, ये हमारा एल्वियोलर प्रोसेस है। ठीक है, और ये सॉकेट जो होते हैं ना, ये एल्वियोलर प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होते हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर टीथ रहते हैं। तो जो नीचे वाला होगा वो होगा मैंडिबल प्रोसेस, एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल, एंड ऊपर वाला क्या होगा? एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ओके, तो वापस देखते हैं क्या था कि टीथ आर लोकेटेड इन सॉकेट्स ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, एंड ये जो होते हैं हमारे, ठीक है, ये जो पिंक सा दिख रहा है ना, ये होता है हमारा गम्स। ठीक है, जो टीथ को सराउंड कर रहा होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है वो गम्स होता है, जो टीथ को सराउंड करके रखा होता है, उसके ऊपर कवर के फॉर्म में रहता है। ओके, आगे देखते हैं एक बार। Alveolar process are covered by gums which extend slightly into each socket forming the gingival sulcus। जो हमारा alveolar process होता है, देखिए टीथ जो है वो टीथ जो होता है वो एल्वुलर प्रोसेस के अंदर है, एंड जो एल्वुलर प्रोसेस है उसको बाहर से कवर किया है हमारे गम्स ने। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए तो पहले टीथ है, उसके ऊपर एल्वुलर प्रोसेस है जो एक सॉकेट फॉर्म कर रहा है टीथ के रहने के लिए, टीथ को जगह दे रहा है वो। ठीक है, और उन सॉकेट्स के ऊपर, ठीक है, टीथ को कवरिंग देते हुए कौन है? हमारा गम्स है। ठीक है, और ये जो गम्स होते हैं, ये जो होते हैं उन सॉकेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं। ठीक है, विच एक्सटेंड स्लाइटली इनटू ईच सॉकेट, और क्या फॉर्म करते हैं? जिंजिवल सल्कस फॉर्म करते हैं। इसकी एक बार इमेज देखेंगे। देखिए, 2 मिनट। ये हमारी, ये जो जिंजिवा होता है, ये सॉकेट, ये हमारा सॉकेट है पूरा, जिसके अंदर टीथ जो होता है वो लोकेटेड होता है। एंड ये जो जिंजिवा है, ये थोड़ा सा क्या होता है, सॉकेट के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर तक एक्सटेंड कर रहा होता है, और इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? जिंजिवल सल्कस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा टीथ का डायग्राम होता है। ठीक है, ये हमारी एल्वियोलर बोन है, चाहे मैंडिबल की हो चाहे मैक्सिला की हो, जिसके अंदर हमारा टूथ लोकेटेड है। ठीक है, एंड ये वाला पोर्शन जिंजिवा है जो कि एल्वियोला के ऊपर की कवरिंग है। ठीक है, और थोड़ा सा अंदर भी एक्सटेंड कर रहा है, और उसको हम जिंजिवल सल्कस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या बोला गया है? नॉर्मल एंड हेल्दी जिंजिवा इज पिंक इन कलर, बट इट मे वैरी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, नॉर्मल जो हेल्दी जिंजिवा होती है वो कैसी होती है? पिंक इन कलर होती है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू कि हर ह्यूमन बीइंग में मेलानिन पिगमेंट अलग अलग अमाउंट में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जिंजिवा का कलर होता है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि टीथ जो होते हैं वो एक सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन सॉकेट को क्या कहते हैं? एल्वुलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है, एंड उन एल्वुलर प्रोसेस के ऊपर क्या रहती है? हमारी गम्स रहती है, और थोड़ी सी वो उन सॉकेट के अंदर भी एक्सटेंड कर रही होती है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? जिंजिवल सल्कस कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जिंजिवा होता है, ठीक है, उनके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटरडेंटल जिंजिवा, एक होता है मार्जिनल जिंजिवा, एक होता है अटैच्ड जिंजिवा। ठीक है, तो इंटरडेंटल जिंजिवा क्या है? विच इज द पार्ट ऑफ जिंजिवा
विच एक्सटेंड इन बिटवीन टू टीथ। दो टीथ के बीच में जो जिंजीवा रहता है उसको हम कहते हैं इंटरडेंटल जिंजीवा। देखिए यहाँ पे, यहाँ ये दो टीथ हैं, इनके बीच में ये जो जिंजीवा है इसको हम कहते हैं इंटरडेंटल जिंजीवा। ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्जिनल जिंजीवा। सराउंड द नेक ऑफ द टूथ लाइक अ कॉलर। ठीक है, जो कि क्या करे, टूथ के ऊपर, नेक के ऊपर एक कॉलर की फॉर्म करती है, कॉलर की तरह रहती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल जिंजीवा। यहाँ फोटो में देखिएगा, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो हमारा रीजन रहता है ना, इसको हम कहते हैं मार्जिनल जिंजीवा। ठीक है, जो ऊपर की तरफ रहता है, ये वाला हमारा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अटैच जिंजीवा। ठीक है, इज फर्मली फिक्स टू द एल्व्यूलर आर्क ऑफ द जॉ। ठीक है, जो एल्व्यूलर आर्क की तरफ फर्मली अटैच होता है, ठीक है, जो कि एल्व्यूलर आर्क पे रहता है, उसको हम कहते हैं अटैच जिंजीवा। लाइक दिस, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन जो रहता है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं अटैच जिंजीवा। ठीक है, थोड़ा नीचे वाले रूट वाले डायग्राम में देखते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो अटैच जिंजीवा है, और यहाँ जो मार्जिन पे रहेगा वो हमारा कैसा रहता है, मार्जिनल जिंजीवा रहता है, और जो दो टीथ के बीच में रहता है वो क्या रहता है, हमारा इंटरडेंटल जिंजीवा रहता है। ठीक है, तो हमारे तीन टाइप के जिंजीवा हो गए। एक हो गया इंटरडेंटल जिंजीवा, सेकेंड वन हो गया मार्जिनल जिंजीवा, एंड थर्ड वन हो गया अटैच जिंजीवा। ठीक है, अब हम गम्स की या फिर जिंजीवा की फंक्शन देखते हैं। तो जो गम्स होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, ओरल हाइजीन में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरा, गम्स अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टीथ को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, हमारे एल्वुलर बोन के ऊपर हैं, और टीथ को आपस में जोड़ के रखने का काम भी गम्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम कर रहे हैं, थोड़ा प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर हमारी गम्स ऊपर से कवर्ड है तो कोई भी चीज अंदर नहीं जा पाएगी ना, रूट तक नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वो प्रोटेक्शन का काम भी कर रहे हैं टीथ के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से वो ओरल हाइजीन का भी काम कर रहे हैं ना। एंड विद स्टैंडिंग फूड, जो खाना मुंह के अंदर रहता है हमारा, ठीक है, जैसे जब हमने खाना खाया तो जितने टाइम तक वो मुंह पे रहता है, मुंह में रहता है, तो उतने टाइम तक वहां पे उसको मैस्टिकेशन करना, मतलब चबाना, च्युइंग करना, ग्राइंडिंग करना। ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं इनमें भी गम्स हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा, डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है, मतलब कि जो हमारा माउथ है या टीथ है, ठीक है, उसको बेसिकली टीथ की रूट को वो बचाता है इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारे गम्स होते हैं वो किस किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, ओरल हाइजीन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और फूड की मैस्टिकेशन में, च्यूइंग में, ग्राइंडिंग में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही डिफेंस मैकेनिज्म की तरह, मीन्स इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनाटॉमी हो गई गम्स की। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा, गम्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं टीथ। ठीक है, और टीथ क्या है, वो एल्वुलर प्रोसेस के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, फिर हमने तीन पार्ट्स की जिंजीवा देखी, इंटरडेंटल जिंजीवा, मार्जिनल जिंजीवा, एंड अटैच जिंजीवा। इसके बाद हमने उनके फंक्शन देखे। अब हम गम्स के डिजीजेस पे आते हैं। तो पहले डिजीज में आएगी जिंजीवाइटिस। ठीक है, जिंजीवाइटिस का आयुर्वेदा क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, जिंजीवाइटिस को आयुर्वेद में हम कहते हैं शोषिल। ठीक है, तो इसका मॉडर्न अभी हम देखते हैं। तो क्या रहता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, inflammation of gums characterized by redness, swelling and tendency to bleed। जिंजीवाइटिस, आइटिस का मतलब ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होना गम्स की। ठीक है, और उसके साथ क्या फीचर्स मिलेंगे, वहां पे रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग, थोड़ी सी स्वेलिंग रहेगी वहां पे, और वो ऐसे होंगे कि थोड़ी देर में ऐसे ब्लीड करेंगे। ठीक है, तो टेंडेंसी रहती है क्या करने की, उनकी ब्लीड करने की। ठीक है, usually precede periodontitis, all gingivitis not progress to periodontitis। ठीक है, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि अगर जिंजिवाइटिस हो रहा है, ठीक है, तो वो पेरियोडोंटाइटिस होता है उसके बाद। ठीक है, एक बार जिंजिवाइटिस हो गया तो वो आगे प्रोग्रेस करते हुए पेरियोडोंटाइटिस होता है, बट सारे जिंजिवाइटिस पेरियोडोंटाइटिस नहीं होते। ठीक है, कुछ होते हैं बट सारे नहीं होते। एक बार हम जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, 2 मिनट, ये देखिए, ये हमारा हेल्दी गम्स एंड टूथ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हुआ, और दांत पे सिर्फ प्लैग फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जिंजिवाइटिस होती है, इन्फ्लामेशन होती है ना, वो प्लैग फॉर्मेशन की वजह से ही मोस्टली देखी जाती है। ठीक है, जब भी थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे साथ वाली जो बोन है,
ठीक है, जो हमने एल्वेलर प्रोसेस पढ़ा था ना, मैंडिबल और मैक्सिला का, तो उनके भी डिस्ट्रक्शन होने लग गए, तो वो पेरियोडोंटाइटिस स्टेज आ गई। जब तक हमारी सिर्फ इन्फ्लामेशन थी जिंजिवाइटिस में, मतलब हमारे स्वॉलन और हमारे रेडनेस थी हमारी जिंजिवाई में, तब तक वो जिंजिवाइटिस था। बट उसके बाद जब उसने साथ वाले स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कि पॉकेट्स एंड मॉडरेट बोन लॉस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, बोन लॉस होना स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, यहाँ पर बोन लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या बन गया, हमारा पेरियोडोंटाइटिस बन गया। और जिंजिवाइटिस क्या थी, अर्ली स्टेज होती है पेरियोडोंटल डिजीज की, ठीक है। यहाँ पे प्लैग जो होता है, प्लैग इन्फ्लेम द गम्स एंड ब्लीड इजीली, ठीक है। प्लैग की मदद से क्या होता है, सिर्फ गम्स में हमारा इन्फ्लामेशन आता है और रेडनेस रहती है। यहाँ पर क्या होता है दूसरे में, पेरियोडोंटाइटिस में, यहाँ पे पॉकेट्स फॉर्म होने लग जाती हैं टीथ के बीच में और एल्वुलर प्रोसेस के बीच में। साथ ही क्या होता है, जो साथ वाले और वो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जैसे बोन हो गई हमारी, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेज आती है, दैट इज एडवांस्ड पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सीवियर बोन लॉस होता है, ठीक है। और जो पॉकेट्स होते हैं वो और डीप हो जाते हैं। यहाँ पे डर रहता है कि टूथ जो होते हैं वो गिर जाएंगे, ठीक है, मतलब दांत टूटने का यहाँ पर डर रहता है। तो पेरियोडोंटाइटिस और जिंजिवाइटिस में क्या डिफरेंस हो गया हमारा, कि जब तक गम्स में इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, तब तक उसको जिंजिवाइटिस कहते हैं। बट वो कंडीशन अगर फर्दर आगे कैरी ऑन होती है, वहां पे बोन डिस्ट्रक्शन हो जाती है, बोन लॉस हो जाती है, और हमारा गम्स के बीच में, टीथ के बीच में पॉकेट फॉर्म हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा जिंजिवाइटिस में, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज, इचियोलॉजी, ठीक है। जिंजिवाइटिस एसोसिएटेड विद डेंटल प्लेग, ठीक है। नॉर्मली जिंजिवाइटिस जो होती है वो डेंटल प्लेग के साथ एसोसिएटेड होती है, मतलब कि डेंटल प्लेग की वजह से ही मोस्टली जिंजिवाइटिस देखने को मिलती है। अभी डेंटल प्लेग क्या होता है, जो हम कई बार खाना खाते हैं और हम ढंग से ब्रश नहीं करते, तो खाना दांतों में फंसा रह जाता है ना, उसी को डेंटल प्लेग कह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सेमी सॉलिड सा स्ट्रक्चर बनता है हमारे दांत के अंदर, उसको हम डेंटल प्लेक कहते हैं, उसी की वजह से क्या होता है, जिंजिवाइटिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जिंजिवाइटिस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। कई बार क्या होता है, प्यूबर्टी की वजह से भी जिंजिवाइटिस होता है। अब प्यूबर्टी की वजह से क्यों हो रहा है, इसके दो रीजन है। एक तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन होती है, कभी भी चॉकलेट खाई और फिर दांत रात में ब्रश नहीं किया, तो उसकी वजह से डेंटल प्लेग रह जाएगा ना, तो अगेन जिंजिवाइटिस कॉज करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इंक्रीज हार्मोनल लेवल। प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस भी बहुत हो रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी जिंजिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों हो रहा है, अकर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन। एक तो उस समय हार्मोन जो होते हैं वो भी अपने पीक पे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे होते हैं, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं इरिटेशन भी रहती है, तो वो कॉज होता है किसका, जिंजिवाइटिस का, ठीक है। और दूसरा क्या है, अकर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी का हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं ना हमारे प्रेगनेंसी के, वो भी एक कॉज होते हैं, मीन्स उसके उस टाइम भी जिंजिवाइटिस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। रेग्रेस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी थेरेपी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी जिंजिवाइटिस हमें देखने को मिलता है, वो बिना किसी ट्रीटमेंट के वो अपने आप क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली वो क्योर हो जाता है, ठीक है। फोर्थ कॉज क्या रहता है हमारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल एसोसिएटेड, ठीक है। जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके वजह से भी हमारी जिंजिवाइटिस हो सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया है, मे अकर 1 to 2 days बिफोर पीरियड्स, ठीक है। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने से पहले, मीन्स हमारे पीरियड स्टार्ट होने के 1 या 2 दिन पहले जिंजिवाइटिस आते हैं, होता है। एंड रिग्रेस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है, हमारी पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, तो वो जिंजिवाइटिस ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है। तो हमने 3 4 कौन से कॉज पढ़े अभी तक, एक तो डेंटल प्लेक्स एसोसिएटेड, सेकंड हमने पढ़ा प्यूबर्टी, देन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड, देन हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा, ठीक है। अगला कॉज क्या है, डायबिटीज मिलेटस एसोसिएटेड, ठीक है। क्या होता है कि डायबिटीज जब मिलेटस हमें होता है, तो लेस सलाइवा फॉर्मेशन होता है, सलाइवा फॉर्मेशन कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिक पीएच बढ़ जाता है, और वो एसिडिक पीएच की वजह से क्या होता है, इनेमल और जिंजिवा का डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी डायबिटीज मिलाइटिस भी जो था, वो भी एक कॉज है जिंजिवाइटिस का, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज इम्यूनिटी एक कॉज है जिंजिवाइटिस का।
सेकंड आता है ब्लड डिसऑर्डर्स, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर्स हमें हो रहा है जैसे कि हीमोफीलिया हमें है, ठीक है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, हमारा जिंजिवाइटिस कॉज होता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे कि हमारी एंटी कन्वल्सेंट हो गई, ठीक है, ओसीपी मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई हमारी ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए हमारे, कीमोथेरेपी हो गई, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स होती हैं ये भी कॉज होती हैं जिंजिवाइटिस का, ठीक है। तो इटोलॉजी में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा डेंटल प्लैग, उसके बाद प्यूबर्टी हमने देखी, देन हमने प्रेगनेंसी देखी, देन हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा, देन हमने देखा डायबिटीज, उसके बाद इम्यूनिटी डिक्रीज होना, देन ब्लड डिसऑर्डर्स हमारे, देन कुछ ड्रग्स। और ड्रग्स में हमने क्या देखा, एंटी कन्वल्सेंट, ओसीपी देख ली, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देख लिए, कीमोथेरेपी देख ली, ठीक है। आगे हम देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। ये तो कॉजेज थे, लेकिन इन कॉजेज के रहते हुए भी हर हर किसी को जिंजिवाइटिस नहीं हो रहा है, तो उनके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ इन रिस्क फैक्टर्स के चलते मतलब जो जिंजिवाइटिस होगा वो बहुत जल्दी रहता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आती है डेंटल डिफॉर्मिटीज, ठीक है, मतलब हमें दांत में कोई डिफॉर्मिटी है, मीन्स हमारा इरेगुलर टीथ है, ठीक है, या फिक्स्ड एंड रिमूवेबल प्रोस्थेसिस, किसी ने अगर दांत लगवाए हैं, ठीक है, या फिर दांत में तार लगवाई हैं, ठीक है, तो अगर वो फिक्स्ड या रिमूवेबल है, वो कैसे भी हो, तो उनकी वजह से भी क्या होता है, हमारा जिंजिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या फिर पुअरली फिटेड डेंचर्स, ठीक है, जो भी हमारे डेंचर्स थे, जो भी हमारे दांत वगैरह थे ना, वो ढंग से फिटेड नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से मान लो उसमें से कोई मान लो तार वाला है, ठीक है, तार आपको दांत में लगे हुए हैं और वो तार कहीं से निकल रहा है तो वो आपके गम्स पे लगेगा, गम्स पे लगेगा तो वहां पर वो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पुअरली फिटेड डेंचर्स हो गया हमारा, ठीक है। दो कॉज क्या रहा है इसका, डेंटल से रिलेटेड है जो कि डेंटल डिफॉर्मिटीज हो गया हमारा, और पुअरली फिटेड डेंचर्स हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया हमारा, टबैको च्युइंग हो गया, अल्कोहलिज्म हो गया एंड स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में दो टाइप के हमारे जिंजिवाइटिस बताए गए हैं, एक होता है डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज, एक होता है नॉन डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज, ठीक है। डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज मीन्स कि जिनका मेन कॉज जो होता है वो डेंटल प्लैग होता है, डेंटल प्लैग की वजह से ही वो डिजीज होती हैं, ठीक है। नॉन डेंटल प्लैग मीन्स कोई और अदर कॉज है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, इस टाइप के जो कॉज होते हैं वो आते हैं हमारे नॉन डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज में, ठीक है। पहला हम देखते हैं डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, जिंजिवाइटिस एसोसिएटेड विद डेंटल प्लैग। पहला तो क्या, उसमें कोई और रीजन है ही नहीं, ठीक है, डेंटल प्लैग ही बना और उसी ने फर्दर क्या किया, जिंजिवाइटिस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जिंजिवाइटिस मॉडिफाइड बाय सिस्टमिक फैक्टर। इसमें क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर डेंटल प्लैग तो फॉर्म हो रहा है, बट कुछ और भी रीजंस थे जिसकी वजह से, दोनों की वजह से मिलके हमारा क्या रहा, जिंजिवाइटिस हुआ, ठीक है। लाइक क्या, एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम से हमारा है, ठीक है, मतलब एसोसिएटेड है जिंजिवाइटिस। उसमें हमारा क्या आ गया, प्यूबर्टी एसोसिएटेड आ गया, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्यूबर्टी एसोसिएटेड में क्या होता है, पुअर ओरल हाइजीन रहती है, पुअर ओरल हाइजीन रहेगी तो डेंटल प्लैग फॉर्म होगा, एंड डेंटल प्लैग फॉर्म होगा तो जिंजिवाइटिस होगा। तो रीजन डेंटल प्लैग भी है, इसलिए क्या लिखा ऊपर, डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज, ठीक है। बट किसके साथ एसोसिएटेड हो गया है, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ भी एसोसिएटेड हो गया है, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है हमारा, प्यूबर्टी एसोसिएटेड आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल एसोसिएटेड आ गया हमारा, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड आ गया, और डायबिटीज मिलेटिस एसोसिएटेड आ गया, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट क्या आता रहता है, एसोसिएटेड विद ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है, साथ में क्या रहेगा हमारा, ब्लड डिसऑर्डर्स भी रहेंगे, जैसे कि हमारा ल्यूकेमिया हो गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड डिवीजन थी वो क्या थी, जिंजिवाइटिस मॉडिफाइड बाय सिस्टमिक फैक्टर। इसमें हमारे दो आए हैं, एसोसिएटेड विद एंडोक्राइन सिस्टम एंड एसोसिएटेड विद ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर्स में तो हमारा ल्यूकेमिया आ गया, एंडोक्राइन में क्या क्या आ सकता है, प्यूबर्टी आ सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती है, प्रेगनेंसी आ सकती है, डायबिटीज मेलाइटस आ सकती है, ठीक है। थर्ड जो क्लासिफिकेशन रहती है वो रहती है ड्रग इन्फ्लुएंस जिंजिवाइटिस, जो ड्रग्स की वजह से हुई है, जैसे कि एसोसिएटेड विद एक्सेसिव यूज ऑफ ओसीपी हो गया, या फिर क्या, जैसे हमने ऊपर पढ़े थे ना अभी, क्या आप देख रहे थे, एक बार देखते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़े थे, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग पढ़ी थी, कीमोथेरेपी पढ़ी थी, ठीक है। तो इन ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, ड्रग इन्फ्लुएंस जिंजिवाइटिस, जो ड्रग के थ्रू इन्फ्लुएंस हुई है।
फोर्थ क्या रहता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हुई है जिंजिवाइटिस, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो ये 4 पॉइंट आते हैं हमारे डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड में। कौन से आते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जिंजिवाइटिस एसोसिएटेड विद डेंटल प्लैग, जिंजिवाइटिस मॉडिफाइड बाय सिस्टमिक फैक्टर, इसमें हमारे अगेन दो आते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। थर्ड आता है ड्रग इन्फ्लुएंस जिंजिवाइटिस, एंड फोर्थ आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज। ठीक है, ऐसे डिजीज जिसमें क्या है, डेंटल प्लैग से इंड्यूस नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या जेनेटिक ऑरिजिन होता है। या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है वो जिंजिवाइटिस, ठीक है, या फिर वायरल से हो रहा है, या फिर फंगल से हो रहा है, ठीक है, या फिर उसका कोई जीन जेनेटिक हमारा ऑरिजिन है, ठीक है। तो वो हमारे नॉन डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज होती हैं। तो दो क्लासिफिकेशन पड़ी, डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज एंड नॉन डेंटल प्लैग इंड्यूस्ड डिजीज, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलेंगे जब जिंजिवाइटिस होगा, ठीक है। तो बोला है बिगन्स एट मार्जिन ऑफ जिंजिवा, जो जिंजिवा का मार्जिन होता है, ठीक है, मीन्स जो मार्जिनल जिंजिवा था ना हमारा, वहां पे ये बिगिन होता है, ठीक है। क्या बोला है, डेंटल प्लैग प्रेजेंट ऑन मार्जिनल जिंजिवा। अब क्योंकि बताया कि जो डेंटल प्लैग वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है ना, मोस्ट कॉमन कॉज है, तो नॉर्मली देखा जाता है कि जो मार्जिनल जिंजिवा हमारी रहती है वहां पे डेंटल प्लैग प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे क्या बताया कि चेंजेस इन कलर ऑफ जिंजिवा फ्रॉम कोरल पिंक टू ब्लूइश कोरल कलर। नॉर्मली बोला कि जिंजिवा का कलर क्या रहता है, कोरल पिंक रहता है, लेकिन जब जिंजिवाइटिस हो जाता है तो उस कंडीशन में देखा गया है कि कलर चेंज हो जाता है जिंजिवा का, वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लूइश कोरल कलर में, ठीक है। आगे क्या बोला, जिंजिवा का कॉन्टोर भी चेंज होता है, ठीक है। कॉन्टोर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि वहां पर स्वेलिंग है, और स्वेलिंग होगी तो उसका देख तो दिखेगा हमें, जिस तरीके से जिंजिवा दिखेगा वो चेंज हो जाएगा ना उसका अपीयरेंस। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्टोर भी चेंज हो गया। नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन सल्कर टेम्परेचर। सल्कर टेम्परेचर क्या होता है, मीन्स कि जो हमारा सल्कस का टेम्परेचर है, जिंजिवल सल्कस का जो टेम्परेचर रहता है ना, ठीक है, जो जिंजिवा एक्सटेंड कर रहा है सॉकेट्स में, उस सल्कस का जो टेम्परेचर होता है उसको हम सल्कर टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सल्कर टेम्परेचर में भी चेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इंक्रीज जिंजिवल एक्सीडेट्स। जैसे अब इन्फेक्शन की वजह से मान लो हो रहा है, ठीक है, या फिर डेंटल प्लैक की वजह से भी हो रहा है, ठीक है, वहां पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो एक तरीके का इन्फेक्शन ही है ना। तो इन्फेक्शन हो रहा है तो वहां पे इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है, सिक्रीशंस निकलती हैं, उन्हीं को एक्सीडेट्स कहते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिंजिवल जो एक्सीडेट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, रिवर्सिबल आफ्टर रिमूवल ऑफ डेंटल प्लैक। और अगर हमने डेंटल प्लैक की वजह से मान लो वो हो रही है और हमने डेंटल प्लैक रिमूव कर दिया, तो जो हमारी जिंजिवाइटिस हो जाएगी वो ठीक हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला तो मार्जिनल जिंजिवा पे बिगन होता है, स्टार्ट होता है, और दूसरा वहां पे डेंटल प्लैक हमें देखने को मिलता है, और जो हमारा जिंजिवा होता है उसका कलर चेंज होता है, उसका कॉन्टोर चेंज होता है, उसका टेम्परेचर, जो सल्कर टेम्परेचर होता है ना, सर्कुलर टेम्परेचर होता है, सॉरी, वो भी चेंज होता है। और दूसरा जिंजिवल एक्सडेट इंक्रीज हो जाते हैं, वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है। एंड अगर हमने डेंटल प्लैग रिमूव कर दिया तो वो डिजीज ठीक भी हो जाती है अपने आप, ठीक है। ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसके। अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, जो पेशेंट हमारे पास लेके आएगा कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो सोरनेस, ये इसका एक साइन एंड सिम्टम रहता है। ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से क्या होंगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और क्या रहेगा, ब्राइट रेड अपीयरेंस ऑफ गम्स, गम्स के बिल्कुल ब्राइट रेड अपीयरेंस हो जाएगी। लूज और सेंसिटिव टीथ हो जाएंगे साइड हमारे, ठीक है। स्वॉलन गम्स हो जाएगी, टेंडरनेस रहेगी गम्स पे, छूते ही वहां पे पेन होगी। हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीथ रहेगी, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स हो गए, सॉरनेस, सॉरनेस मीन्स छाले टाइप पड़ जाना, है ना। तो सॉरनेस रहेगी, ब्लीडिंग गम्स वहां पे देखने को मिलेंगे, और गम्स की अपीयरेंस कैसे हो जाएगी, ब्राइट रेड कलर की। टीथ कैसे हो जाएंगे हमारे, लूज एंड सेंसिटिव हो जाएंगे। स्वॉलन गम्स हो जाएंगे, गम्स में टेंडरनेस होगी एंड हैलिटोसिस होगा, ठीक है, बेड ब्रीथ जिसे हम कहते हैं। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए इसके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है, ठीक है। देखिए, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो एडवांस जिंजिवल डिजीज, एडवांस जिंजिवल डिजीज में क्या होगा, आगे जाके में पेरियोडोंटाइटिस हो जाएगा, देन फर्दर एडवांस पेरियोडोंटाइटिस हो जाएगा। तो इस तरीके से एडवांस जिंजिवल डिजीज हो जाएंगे हमें, ठीक है। नेक्स्ट रहता है हमें हार्ट स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। हार्ट स्ट्रोक के चांसेस क्यों रहते हैं, देखिए एक बार देखते हैं फोटो में, देखिए
जैसे हमारी जो जिंजीवा है, ठीक है, जिंजीवा में अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो जिंजीवा एक्सटेंड कर रहा है ना नीचे तक, और एक्सटेंड करा और वहां से क्या हो रही है, हमारी ब्लड सप्लाई, मतलब हमारी आर्टरीज वेन्स वगैरह कनेक्टेड है। तो ये जो आर्टरीज एंड वेन्स होती है ना, सॉरी, ये जो जिंजीवा है ये एक्सटेंड कर रहा है नीचे तक, ठीक है। एंड यहाँ से हमारी कनेक्टेड होती है कुछ आर्टरीज और वेन्स जिनका ब्लड सप्लाई लेके जा रहा होता है रूट से, है ना। और ये जो ब्लड सप्लाई होती है ना, ये हार्ट को भी, मतलब हार्ट से कनेक्टेड होती है। इसी वजह से अगर यहाँ पे हमें कोई दिक्कत होती है, मीन्स हमें जिंजिवाइटिस होता है, उसका हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हमें हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस भी हो सकता है। ये तो 3 कॉम्प्लिकेशन हो जाती है हमारी, एडवांस जिंजिवल डिजीज, हार्ट स्ट्रोक एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अब एक बार हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट में क्या रहता है, प्रॉपर ओरल हाइजीन। बिकॉज देखो, अगर डेंटल प्लैक की वजह से मोस्ट कॉमनली हो रही है, अगर हम ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो डेंटल प्लैक बनेगा ही नहीं, एंड डेंटल प्लैक बनेगा ही नहीं तो हमें जिंजिवाइटिस होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर ओरल हाइजीन हमारा रहता है। नेक्स्ट रहता है रिंजिंग द माउथ विद सुटेबल माउथ वॉश, ठीक है। हमारे सुटेबल माउथ वॉश का हमें यूज करना है अपने माउथ को वॉश करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट रहता है स्केलिंग। स्केलिंग का मीन्स क्या होता है, स्केलिंग में हम एक प्रॉप टाइप यूज करते हैं, एक निडल टाइप यूज करते हैं, और दांतों में जो भी हमारा डेंटल प्लैक वगैरह कुछ भी फंसा हुआ होता है ना, उसको हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा स्केलिंग हो गया। इसके अलावा हम प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सर्जरी भी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी में हम फ्लैप सर्जरी परफॉर्म करते हैं, एंड बोन एंड टिश्यू ग्राफ्ट हम यूज करते हैं। देखिए फ्लैप सर्जरी में हम क्या करते हैं, देखिए फ्लैप सर्जरी में हम क्या करेंगे, जो हमारी ऊपर की क्या होती है, गम्स होती है, ठीक है। गम्स का जो मतलब गम्स की लेयर होती है उसको एक फ्लैप के फॉर्म में वहां से हटाते हैं, एंड फिर उसकी सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, फ्लैप सर्जरी हो गया। नेक्स्ट क्या है, जो बोन एंड टिश्यू ग्राफ्ट, जो हमारी अगर मान लीजिए बोन लॉस हो रहा है हमें, ठीक है, या साइड की बोन इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो वहां पे जो हमारा बोन और टिश्यू होता है साइड वाला, उसमें हम ग्राफ्ट करके सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप की सर्जरी हो गई हमारी, फ्लैप सर्जरी एंड बोन एंड टिश्यू ग्राफ्ट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या रहा हमारा, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, सुटेबल माउथ वॉश यूज करना है, स्केलिंग करनी है, एंटीबायोटिक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंड हमारा एक सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, एक फ्लैप सर्जरी हो गया, एंड बोन एंड टिश्यू ग्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी डिजीज कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक देखा। मोस्ट कॉम मतलब इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखी, जो 2 टाइप की हैं, डेंटल प्लैग इंड्यूस एंड नॉन डेंटल प्लैग इंड्यूस। डेंटल प्लैग इंड्यूस में हमने क्या पढ़ा, एसोसिएटेड विद डेंटल प्लैग। सेकंड पढ़ा हमने मॉडिफाइड बाय सिस्टमिक फैक्टर, जिसमें 2 आते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स। थर्ड आता है ड्रग इन्फ्लुएंस जिंजिवाइटिस, एंड फोर्थ आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से, ठीक है। इसके बाद हमारे रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े, इटियोलॉजी पढ़ी, और उससे पहले हमने उसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन क्या थी इसकी, इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स characterized बाय रेडनेस, स्वेलिंग एंड टेंडेंसी टू ब्लीड। एंड इसको हम आयुर्वेद में क्या कहते हैं, शोषित कहते हैं, शोषित से इसको हमने आयुर्वेद में कोरिलेट किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, अपने गम्स की। तो नेक्स्ट डिजीज हमारी स्टार्ट करते हैं, जो है एपिकल एब्सेस, ठीक है। एक बार हम एपिकल रीजन देखते हैं क्या होता है ना। देखिए, जो हमारा रूट की तरफ रीजन रहता है ना, जहां से हमारे जितनी ब्लड सप्लाई वगैरह होते हैं पास ऑन हो रही होते हैं, उसको हम एपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो हमारा रीजन रहता है, ये वाला, ठीक है, इसको हम एपिकल रीजन कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, हमारी जितनी भी नर्व सप्लाई वगैरह होती हैं वो जा रही होती हैं, ठीक है। और इसके आसपास का जो रीजन होता है ना, उसको हम एपिकल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहता है, जो पल्प के नीचे की तरफ हमारा रहता है उसको हम एपिकल कहते हैं, ठीक है। पल्प के नीचे या जिंजीवा जहाँ खत्म हो रहा है ना, उसको हम एपिकल कहते हैं, ठीक है। अब डिजीज देखते हैं अपनी, also called as periapical abscess, acute alveolar abscess and acute dentoalveolar abscess, ठीक है। जो हमारी एपिकल एब्सेस होती है, इसी को हम पेरियापिकल एब्सेस या फिर एक्यूट एल्वेोलर एब्सेस या फिर एक्यूट डेंटल एल्वेोलर एब्सेस भी कहते हैं, ठीक है। एंड आयुर्वेद में इसको हम दंत पुपुटक कहते हैं, ओके। तो आयुर्वेद में दंत पुपुटक कह रहे हैं, मॉडर्न में कह रहे हैं एपिकल एब्सेस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, इसके डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। एक्यूट लेजन characterized by swelling, infection, localized pus surrounding apical foramen, ठीक है, through which all nutrients vessel enter into the tooth,
ठीक है, तो एपिकल फोरामेन क्या हो गया, वो एरिया हो गया जहां से जितने भी न्यूट्रिएंट वेसल्स हैं वो टूथ के अंदर एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या पड़ा, एक्यूट लेजन है ये एक, जिसके अंदर हो क्या रहा है, या फिर स्वेलिंग हो रही है, या तो कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या तो वहां पर क्या हो रहा है, लोकलाइज्ड पस बन रहा है। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है ये पस वगैरह, ये एपिकल फोरामेन को सराउंड करते हुए बन रहा है। बस इसकी इमेज देखते हैं हम, देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये हमारा एपिकल फोरामेन वाला रीजन था। ठीक है, जहां से हमारी ब्लड सप्लाई वगैरह या न्यूट्रिएंट वेसल जा रही है, देखिए इस तरीके से यहाँ पे कोई एब्सेस फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे ये पस फॉर्मेशन हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सेस कहते हैं। ठीक है, बाकी का मार्क बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, तो क्या है ये, इट इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज अफेक्टिंग द टिश्यू सराउंडिंग द रूट एंड ऑफ द टूथ। ये क्या होती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, जो कि हमारा रूट एंड जो होता है टूथ का, ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था, जो टूथ का जो रूट एंड होती है ना, उन टिश्यू को ये इफेक्ट करती है। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ पल्प एज अ रिजल्ट ऑफ acute एंड chronic इन्फेक्शन ऑफ पेरी फोराmen। ठीक है, ये क्यों होती है, हमारी एपिकल एब्सेस कब फॉर्म होती है हमारी, जब हमारा डीजनरेशन होता है पल्प का। ठीक है, जो ऊपर का पल्प रीजन होता है ना, जब उसमें डिजनरेशन होता है तो उसकी वजह से हमारा एपिकल एब्सेस फॉर्म करती है। ठीक है, और ये जो डिजनरेशन हो रही है, ये कहीं ना कहीं किसकी वजह से होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से भी होती है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, देखिए, 2 मिनट, देखिए, ये हमारा ऊपर वाला इनामल रीजन रहता है, एंड इसके नीचे हमारा डेंटाइन रहता है, एंड उसके भी नीचे हमारा पल्प रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी भी तरीके से मान लो आपको इनामल डैमेज हुआ, उसका डेंटाइन डैमेज हुआ, देन आपके पल्प कैविटी में कोई इन्फेक्शन फैल गया। ठीक है, या फिर जिंजिवा से डायरेक्ट पल्प कैविटी में इन्फेक्शन आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रूट के थ्रू होता हुआ, ये पल्प कैविटी के थ्रू होता हुआ रूट तक जाएगा। ठीक है, इसको ये रूट कैनाल होगी ना बीच वाली। ठीक है, तो ये रूट तक जाएगा और हमारे एपिकल फोरामेन में पहुंच के वहां पर क्या करता है, एपिकल एब्सेस कॉज कर सकता है। ठीक है, लाइक दिस, देखिए, ये हमारी ऊपर से कैविटी हुई। ठीक है, कैविटी डेंटल कैरीज वगैरह मान लीजिए बन गए, तो वो अंदर पल्प तक आया, एंड पल्प से वो नीचे पल्प कैविटी के थ्रू कहाँ चला गया, एप्सिस में चला गया, सॉरी एपिकल फोरामेन में चला गया, और वहां पर किसने कॉज कर दिया, एप्सिस कॉज कर दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है ये, इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डीजनरेशन ऑफ पल्प। ठीक है, और एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ पेरियापिकल फोरामेन। ठीक है, या तो हमें कोई एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया है पेरियापिकल फोरामेन का ही, मतलब या तो एपिकल फोरामेन रीजन में ही हमें कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर क्या हुआ है, ऊपर से डिजनरेशन हो रही है पल्प की। उन दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या होता है, एपिकल एब्सेस फॉर्म होता है। एक बार रिवाइज करते हैं क्या है, एपिकल एब्सेस में क्या हो रहा है, हमारा स्वेलिंग या इन्फेक्शन या लोकलाइज्ड पस क्रिएट हो रहा है एपिकल फोरामेन वाले रीजन में। ठीक है, और ये क्या होती है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, जो कि टूथ के रूट एंड पे ही होती है, और इसका रीजन क्या है, पल्प का डिजनरेशन होना, या फिर पेरियापिकल फोरामेन में कोई इन्फेक्शन होना, चाहे वो एक्यूट हो और चाहे वो क्रॉनिक हो। और इसको हमने आयुर्वेद में क्या किससे कोरिलेट किया है, दंत पुपुटक से कोरिलेट किया है, एंड मॉडर्न में इसको हम पेरियापिकल एब्सेस, एक्यूट एल्वियोलर एब्सेस या फिर एक्यूट डेंटो एल्वियोलर एब्सेस भी कहते हैं। ठीक है, अब एक बार हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं। तो इटियोलॉजी में क्या आता है, पहला आता है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज मीन्स जो हमारे दांत में कीड़े लग जाते हैं ना, उनको हम डेंटल कैरीज कहते हैं। ठीक है, तो दांत में मान लो कीड़े लगे, जैसे हमें पता है कि उसमें छिद्र युक्त होते हैं ना हमारे। ठीक है, देखिए डेंटल कैरीज हुई, तो डेंटल कैरीज क्या करेगा, फर्दर एक्यूट पल्पाइटिस करेगा, मतलब जो हमारा पल्प वाला रीजन है, वहां पे उसने इन्फेक्शन किया, एंड उसके बाद क्या होगा, एक बार एक्यूट पल्पाइटिस होगा हमारा, और वो फर्दर अगर बढ़ता गया तो क्या हो जाएगा, पल्प की नेक्रोसिस हो जाएगी, एंड वो नेक्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा पल्प के थ्रू इन्फेक्शन का जाएगा एपिकल रीजन में जाएगा। ठीक है, और वो वहां पर क्या करेगा, एपिकल एब्सेस कॉज करेगा। तो क्या बोला कि डेंटल कैरीज जो होता है वो कॉज कर सकता है एक्यूट पल्पाइटिस एंड नेक्रोसिस ऑफ पल्प।
द इन्फ्लामेटरी एक्सिडेट पासिस टू एपिकल फोरामेन टू सेंटल इन पेरी एपिकल एरिया, ठीक है। और फिर नेक्रोसिस ऑफ पल्प हो गया, तो जो भी हमारे इन्फ्लामेटरी एक्सिडेट थे, मतलब पल्प में अगर इन्फेक्शन हुई या वहाँ पर नेक्रोसिस हुई तो कुछ सिक्रीशन क्रिएट होंगे ना, और वो जो सिक्रीशंस होंगे, एक्सिडेट होंगे ना, वो कहाँ पास होंगे, एपिकल फोरामेन में पास होंगे और उस एरिया में सेटल हो जाएंगे और वहाँ पर क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, एब्सेस की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, डेंटल कैरीज की वजह से भी इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेंटल ट्रॉमा। देखिए कोई भी टीथ पे कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, या आपने कोई डायरेक्ट ट्रॉमा किया पल्प पे, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा एपिकल एब्सेस फॉर्म होता है। सेम वही कंडीशन है कि हमने ट्रॉमा किया तो हमारी इंजरी हो जाएगी पल्प में होगा, वहां पर इंफेक्शन क्रिएट होगा, फिर अगेन एक्सिडेट या फिर जो इंफेक्शन होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा एपिकल एरिया पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीप पेरिओडोंटल पस पॉकेट्स, ठीक है। जो हमारी पेरियोडोंटल पस पॉकेट्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो जंजीवा में पस पॉकेट्स जो होते हैं यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। इमेज देखते हैं, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो इमेज होती है ना, ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो ये जो होती है फर्दर कहाँ जाती है, पल्प के थ्रू, टीथ में जो पल्प होता है ना, उसके थ्रू ये कहाँ चली जाती है, यहाँ हमारे रूट में चली जाती हैं और यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेती हैं, वो एपिकल एब्सेस फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि डीप पेरिओडोंटल पस पॉकेट्स फॉर्म हो गए। इन यहाँ पर क्या हुआ, इन्फेक्शन पासिस टू एपिकल रीजन, और वो इन्फेक्शन कहाँ पे चला गया, एपिकल रीजन में चला गया, डायरेक्टली और थ्रू लिम्फेटिक, या तो डायरेक्टली चला गया या फिर लिम्फ सिस्टम के थ्रू चला गया, और उसने वहां पर जाके क्या कर दिया, इन्फ्लामेशन कॉज कर दिया। इन सभी में एक ही, जो हमने ऊपर की तीन पढ़ी, डेंटल कैरीज पढ़ी, डेंटल ट्रॉमा पढ़ा, या फिर डीप पेरिओडोंटल पस पॉकेट्स में, तो यहाँ पर इन तीनों में ही एक ही कारण है एपिकल रीजन में जाने का, वो क्या है, हमारा पल्प है, ठीक है। इन सब में पल्प इन्वॉल्व हो जा रहा है एंड वो पल्प के थ्रू वो रूट तक पहुंच जा रहा है और वो क्या फॉर्म करता है, एपिकल एब्सेस फॉर्म करता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अनस्किलफुल इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। जैसे कि आप लोग मान लो आपने अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज करे, ठीक है, आप कोई रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई डेंटल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपने अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज करे, तो क्या हो जाएगा, उस रीजन में इन्फेक्शन हो जाएगा और वो क्या कॉज कर देगा, एपिकल एब्सेस कॉज कर देगा, ठीक है। तो अनस्किलफुल इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट आता है केमिकल इरिटेंट्स, ठीक है। क्या होता है, मटेरियल यूज फॉर डिविटलाइजिंग द पल्प मे सीप थ्रू एपिकल फोरामेन एंड कॉज पेरी एपिकल इन्फ्लामेशन एंड कैन लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई केमिकल इरिटेंट यूज किए, जैसे कि अगर आप पल्प को डिविटलाइज करो, डिविटलाइजेशन मतलब होता है कि जो काम का नहीं है, जो लिविंग टिश्यू, मतलब जो लिविंग टिश्यू है अब जो खराब हो चुका है उसको निकाल देना बाहर, ठीक है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर आपने कोई केमिकल यूज की, कोई मटेरियल यूज किया, तो वो क्या होगा, पल्प के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एपिकल फोरामेन में चला जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। और वो क्या कॉज कर देगा, वहां पे पेरियापिकल इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा, और उसी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या कॉज करेगा, आगे जाके फर्दर एब्सेस फॉर्मेशन कॉज करेगा। तो केमिकल इरिटेंट भी इस तरीके से क्या कॉज कर रहा है, एपिकल एब्सेस फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट आता है थर्मल इंजरीज, जैसे कि पिज्जा बर्न्स हो गई, ठीक है, अगर आप कई बार गरम गरम पिज्जा खाते हो तो उसकी वजह से भी हमारा एपिकल एब्सेस कॉज हो सकता है। एंड लास्ट हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या इटोलॉजी पढ़ी, डेंटल कैरीज, डेंटल ट्रॉमा, डेंटल डीप पेरियोडोंटल पस पॉकेट्स, नेक्स्ट देन हमने पढ़ा अनस्किलफुल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इरिटेंट्स, थर्मल इंजरीज हमने पढ़ी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने पढ़ा। और इन सभी में कॉज क्या रहता है कि जो इन्फेक्शन हमारा होता है वो पल्प के थ्रू कहाँ चला जाता है, एपिकल फोरामेन में चला जाता है। एक बार वापस वापस इमेज देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये हमारी कैविटी में कोई भी इंजरी होगी या फिर कुछ भी हमारा रहा, तो अगर वो पल्प तक पहुंचा तो पल्प के थ्रू कहाँ चला जाएगा, रूट एंड पे चला जाएगा, एपिकल फोरामेन में चला जाएगा, और वहां पे वो क्या कर देगा, एब्सेस फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये हमारी इथियोलॉजी हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी। हमें वहां पर क्या चीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो वहां पर क्या रहता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है हमें एपिकल फोरामेन में, ठीक है, वहां पर हमें इंफ्लेमेशन मिल रही है ना एपिकल फोरामेन में, तो स्वेलिंग देखने को मिल रही है, पस फॉर्मेशन वहां पर हमें देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाते हैं, जहां कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है होता है तो वहां पे सारे के सारे डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं ना फाइट करने के लिए, तो इस तरीके से वहां पे इंक्रीज डब्ल्यूबीसी मिलता है, ठीक है। डिफेंस वॉल फॉर्म अराउंड फोकाई ऑफ इन्फेक्शन, देखिए ये क्या होता है,
कभी भी अगर हमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सारे WBCs हो गए, लिम्फोसाइट्स वगैरह हो गए, वो सारे आंखें इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक डिफेंस वॉल फॉर्म कर लेते हैं। तो वो भी हमें देखने को मिलते हैं अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज बता रखी है कि अगर हमारी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, और हमने अच्छी ओरल हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रखी, ठीक है, और हम साथ में अच्छी एंटीबायोटिक्स भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है, और क्या है, जो विरुलेंट पावर है, मीन्स जो इन्फेक्शन हुआ है वहां पे, ठीक है, उसकी पावर कैसी है, अच्छी है, ठीक है, मतलब हमारे जो अपोजिट में खड़ा है, जो हमारे सामने जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी पावर अच्छी है, और हमने अपनी पावर को डाउन कर दिया, तो क्या होगा, तब उस कंडीशन में वहां पर पस एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। जैसे कि एपिकल फॉर्मेशनी, हाँ, तो नॉर्मली इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो पस एक्यूमुलेट कब होगा, जब विरुलेंट पावर अच्छी है, ठीक है, जो भी हमारा इन्फेक्शन हो रहा है उसकी पावर अच्छी है, और हमारी इम्यूनिटी कम है, हमने ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं की, या फिर हमने अच्छी एंटीबायोटिक्स क्या की, यूज नहीं की, तब क्या होगा, पस एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है। और इसके अपोजिट क्वालिटीज में, मतलब क्या, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो गई, हमने ओरल हाइजीन भी अच्छी कर ली मेंटेन, और हमने एंटीबायोटिक्स भी अच्छे से यूज करी, ठीक है, और जो विरुलेंट पावर थी वो कम हो गई, तो उस कंडीशन में पस जो होगा वो सबसाइड कर जाएगा, पस जो होगा वो नहीं फॉर्मेशन होगी, या जो बना होगा वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पैथोलॉजी हो गई, यहाँ पे हमारा स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पस मिलेगा देखने को, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएंगे हमारे, और एक डिफेंस वॉल फॉर्म हो जाती है अराउंड फोकस ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है उसके अराउंड क्या होती है, डिफेंस वॉल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में क्या रहेगा, यहाँ स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, एपिकल रीजन में स्वेलिंग देखने को मिलती है, या फिर बाहर से पेशेंट को भी स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। पेन इन पर्टिकुलर टीथ विच इज गेटिंग इन्फेक्टेड, जिस भी टीथ के रूट में हमारा एब्सेस फॉर्मेशन हो रही है, उस टीथ में उसको पेन देखने को मिलेगा, ठीक है, रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, पस एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलता है वहां पे। फीवर, देखिए अगर कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो फीवर एक कॉमन सिम्टम रहता है। इसके अलावा बॉडी एक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दांतों का काम क्या है, मेस्टिकेशन करना, उसको पेन है, ठीक है, पेन क्यों है, जैसे अब इन्फेक्शन ऊपर से नीचे जा सकता है, ठीक है, तो जो पेन होता है, ठीक है, वो भी तो हो सकता है ना, अगर नीचे इन्फेक्शन है तो ऊपर पेन भी हो सकता है, तो सेम कंडीशन है ना। तो अब पेन है तो उसको चबाने में दिक्कत होगी, तो डिफिकल्टी इन मैस्टिकेशन भी होगा हमारा, ठीक है। इसके अलावा रेफर्ड ओटेलजेंट पेन इन आई, ठीक है, हमारे कान में भी दर्द हो गई, रेफर्ड ओटेलजे क्यों हो रही है, कि यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है, तो इसी वजह से रेफर्ड ओटेलजे हमें देखने को मिलता है, और आईज में भी पेन होता है, ठीक है। रीजनल लिम्फ नोड्स आर enlarged एंड टेंडर, जब कंडीशन थोड़ी सी और बढ़ जाती है ना, तो उस कंडीशन में ये देखने को मिलता है कि जो आसपास के लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनलार्ज होते हैं, बड़े बढ़ जाते हैं थोड़ा, और टेंडरनेस वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। आगे क्या बताया है कि अगर मैक्सिलरी टीथ में हमारे एपिकल एप्सिस की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो अपर लिप होता है और चिक जो होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और साथ में क्या होती है, आईलिड्स में भी स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए मैक्सिलरी टीथ कौन से होते हैं, ऊपर वाले टीथ, तो ऊपर वाले रीजन में स्वेलिंग होगी ना, तो इसीलिए क्या हुआ, अपर लिप में स्वेलिंग होगी, चीक्स में स्वेलिंग होगी, और आईलिड्स भी ऊपर ही हैं, तो आईलिड्स में स्वेलिंग होगी, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मैंडिबुलर टीथ, अगर हमारे मैंडिबुलर टीथ में इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी चिन में हमारी, ठीक है। एंड स्किन ओवर लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, और जो मैंडिबल की लोअर बॉर्डर की स्किन है ना, वहां पे हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो एक बार क्लिनिकल फीचर रिवाइज करते हैं, इसके क्या होंगे, स्वेलिंग होगी, पर्टिकुलर टीथ में पेन होगा, वहां पे रेडनेस रहेगी, पस एक्यूमुलेशन रहेगी, फीवर रहेगा, बॉडी एक रहेगा, मेस्टिकेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है, रेफर्ड ऑटेल्जिया होगा, आईज में पेन होगी। इसके अलावा रीजनल लिम्फ नोड जो होते हैं वो इनलार्ज एंड टेंडर हो जाएंगे, और अगर मैक्सिलरी टीथ इन्वॉल्व है तो अपर लिप और चीक स्वॉलन होंगे, और आईलिड्स भी स्वॉलन होंगी, और अगर मैंडिबुलर टीथ इन्वॉल्व है तो स्वेलिंग हो जाएगी हमारी चिन में, और स्किन ओवर लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीट, ठीक है। तो ट्रीटमेंट, अगर इन्फेक्शन यहाँ पर हुआ है तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, जैसे कि अमोक्सिक्लेव हम यूज कर सकते हैं, सेफेक्साइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन हो रही है ना, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हम यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन सी हो सकती हैं, जीरोडोल एसपी हम यूज कर सकते हैं, या फिर जीरोडोल हम टीसी यूज कर सकते हैं। टीसी में क्या होगा, टी से ट्रिप्सिन हो गया, एंड सी से क्या हो गया, हमारा क्रीमोट्रिप्सिन हो गया, ठीक है।
तो हमारी एंटीबायोटिक्स हो गई और अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हो गई, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे कि अब कुछ लोकल एप्लीकेशन के लिए है क्या, फ्रेश बर्स्ट माउथ वॉश या पेस्ट हमारा आता है। इसके अलावा हमारा थर्मोकाइन का माउथ वॉश आता है जो कि एंटी केरीज एजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर वहां पर एपिकल फोरामेन में पस फॉर्मेशन हो चुकी है तो हम पस को भी इवैक्यूएट करेंगे, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड आरसीटी और एक्सट्रैक्शन कैन बी डन। और अगर डिजीज आगे तक मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है तो उस कंडीशन में अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन मतलब टीथ को ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वहां पर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं टीथ की, ठीक है। तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। ये हमारा जो जिंजिवल एब्सेस था ये कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी, कुछ लोकल एप्लीकेशंस देखी, इंडिविकेशन ऑफ पस देखा और आरसीटी परफॉर्म करनी है। एंड इससे पहले हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे एंड हमने पैथोलॉजी देखी। एंड इसके अलावा हमने क्या देखा, इसकी इटियोलॉजी हमने चेक करी है, इसका मेन रीजन किसके थ्रू हो रही है, वो पल्प के थ्रू क्रॉस ऑन होके फिर हमारा एपिकल एब्सेस फॉर्म हो रहा है। एंड हमने इस एपिकल एब्सेस का आयुर्वेद पोर्शन क्या पढ़ा था, हमने दंत पुपुटक पढ़ा था। क्या पढ़ा था, दंत पुपुटक, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नेक्स्ट डिजीज हमारी होती है पेरी ओडोंटाइटिस। और पेरी ओडोंटाइटिस को ही हम क्या कहते हैं, पायरिया कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है। देखिए, पेरी ओडोंटाइटिस जो होता है ना, इसको आयुर्वेद में हम कहते हैं दंत वेस्ट, ठीक है। पेरी ओडोंटाइटिस को हम क्या कहते हैं, दंत वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब पेरी ओडोंटाइटिस जो होता है ना, इसको एक और नाम दिया गया है पायरिया एल्वेओलारिस, ठीक है। ये क्या होती हैं, गम्स की ही डिजीज होती हैं, गम्स की ही डिजीज होती हैं। होता क्या है, इट इज अ सेट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिजीज का एक सेट है, ठीक है। जो हमने जिंजिवाइटिस पढ़ा उसमें जस्ट क्या बोला कि इन्फ्लामेशन हो रही है जिंजिवा की, बट पेरियोडोंटाइटिस क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। जो इफेक्ट कर रही है पेरियोडोंटल टिश्यू को, पेरियोडोंटल टिश्यू को इफेक्ट कर रही है। और जिंजिवाइटिस में वो जिंजिवा को इफेक्ट कर रही थी, ठीक है। पेरियोडोंटल टिश्यू में क्या आ गए, द टिश्यू दैट सराउंड एंड सपोर्टेड। कोई भी टिश्यू जो सराउंड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है टीथ को, उनमें ही इन्फेक्शन हो रहा है, उनमें ही इन्फ्लामेशन हो रही है, तो हम उसको कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। बस इसके डायग्राम फिर से देखते हैं हम। देखिए, ये हमने पढ़ा था कि जिंजिवा में क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ जिंजिवा इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पेरियोडोंटल टिश्यू मतलब टीथ को सपोर्ट करने वाले जितना भी टिश्यू है, चाहे वो जिंजिवा हो, चाहे वो हमारी सराउंडिंग एल्वुलर बोन हो, वो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरियोडोंटाइटिस देखते हैं। और बेसिक डिफरेंस हमने क्या देखा था, यहाँ पर ओनली इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई भी पॉकेट फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पॉकेट फॉर्मेशन भी हो रही है और बोन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बोन लॉस हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या हमने पढ़ा, इट इज अ सेट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज अफेक्टिंग द पेरियोडोंटल टिश्यू, दैट इज द टिश्यू दैट सराउंड एंड सपोर्ट टीथ, ठीक है। इट अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द रूट्स ऑफ टीथ एंड लीड्स टू लूजनिंग ऑफ टीथ, पस फॉर्मेशन एंड श्रिंकेज ऑफ गम्स, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन या कोई भी टिश्यू जो हमारा टीथ की रूट के पास आसपास है, ठीक है। रूट के आसपास जो भी टिश्यू या मेम्ब्रेन है, वो यहाँ पर इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। वहां पे हमारा इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, लूजनिंग हो जाती है टीथ की, क्योंकि देखिए टीथ जो है हमारा, वो एक सॉकेट में प्रेजेंट है, ठीक है। वो आसपास के टिश्यू के अंदर ही फिक्स्ड हो रखा है। अब वो आसपास के टिश्यू जो होते हैं, हमारे जो बोन है, वही डिस्ट्रॉय हो रही है या फिर उसमें ही इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम उसकी वजह से क्या होता है, हमारी टीथ की लूजनिंग हो जाती है, टीथ जो होते हैं मोबाइल हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। और वहां पर क्या होती है, पस फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो हमारे गम्स होते हैं वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसकी एक और डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, ये क्या होती है, क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है। तो बहुत लंबी टाइम से चल रही है, बिकॉज पहले जिंजिवाइटिस हुआ होगा, फिर पेरियोडोंटाइटिस हुआ होगा ना। तो एक क्रॉनिक डिजीज है, दूसरा मल्टीफैक्टोरियल, एक रीजन नहीं रहता, इसके बहुत सारे रीजन रहते हैं, और एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है। तो क्या बोला, क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है एसोसिएटेड विथ डेंटल प्लैक, ठीक है। अब स्टार्टिंग तो डेंटल प्लैक से ही होती है ना, जिंजिवाइटिस की स्टार्टिंग भी डेंटल प्लैक से ही हुई थी, ठीक है। एंड करेक्टराइज्ड बाय
प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ सपोर्टिंग अपैरेटस। और इसमें होता क्या है कि धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है टूथ सपोर्टिंग अपैरेटस की, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल इन्फ्लामेटरी डिजीज एसोसिएटेड विद डेंटल प्लेग एंड कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ टूथ सपोर्टिंग अपैरेटस, ठीक है। और इसको हमने आयुर्वेद में हमने क्या पढ़ा, इसको दंत वेस्ट पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा पेरियोडोंटाइटिस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक, ठीक है। दो टाइप का हो गया हमारा। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी, ठीक है, जो हमारी अमेरिकन अकेडमी थी पेरियोडोंटोलॉजी की, उन्होंने 9 टाइप ऑफ पेरियोडोंटाइटिस बताए हैं। क्या बताए हैं, एक होता है क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, एक होता है एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। क्रॉनिक मीन्स बहुत लंबे टाइम से ऐसे ओडोंटाइटिस है उसको, ठीक है, एकदम से उसने एग्रेसिव फॉर्म नहीं लिया है। एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस मीन्स एकदम से वो एग्रेसिव हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा पेन होने लग गया या बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो वो एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस हुआ, ठीक है। दूसरा क्या होती, थर्ड क्या हुआ, पेरियोडोंटल डिजीज ऑफ हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हमारी पेरियोडोंटल डिजीज हुई है, या फिर जेनेटिक ओरिजिन की वजह से हमें पेरियोडोंटल डिजीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा 5th नंबर पे, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज है। नेक्रोटाइजिंग मतलब कि जो वो पेरियोडोंटल टिश्यू हम कह रहे हैं वहां पर नेक्रोसिस देखने को मिल रही है, ठीक है, वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, और वो एरिया ब्लैक पड़ने लग जाए, तो वो हमारा क्या होगा, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज, ठीक है। इसी को हमने आयुर्वेद में महाशोषित भी बोला हुआ है, ठीक है। एंड 6 नंबर पे हमने क्या पढ़ा, पेरियोडोंटल एब्सेस, वहां पे एब्सेस फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, तो पेरियोडोंटल एब्सेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा पेरियोडोंटल डिजीज ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स हमारे हो गए, ठीक है। इसके अलावा ऑक्लूजन, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि हमने पढ़ा, पहले पहले हम पढ़ेंगे क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है, एंड हमारा पेरियोडोंटल एब्सेस फॉर्मेशन हो गया, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज हो गया एंड ऑक्लूजन हो गया, ठीक है। क्रॉनिक, एग्रेसिव, फिर हमारे पेरियोडोंटल एब्सेस बन गया, देन हमारा नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज बन गया, ठीक है, देन हमारा ऑक्लूजन, और उसके बाद हम मतलब उसकी इटियोलॉजी के हिसाब से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि हमने हिमेटोलॉजी हो गया, फिर ओरिजिन उसका जेनेटिक ओरिजिन भी हो सकता है, ठीक है, एंड इसके अलावा हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है, या एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स हो गए, ठीक है। तो हम इस तरीके से 9 टाइप के हमने पढ़े, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस, एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस, पेरियोडोंटल एब्सेस हो गया, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज हो गया, ऑक्लूजन हो गया, एंड हमारा 6 क्या होगा, पेरियोडोंटल डिजीज ऑफ हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेरियोडोंटल डिजीज ऑफ जेनेटिक ओरिजिन, पेरियोडोंटल डिजीज ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एंड डेवलपमेंटल और एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग था, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग था। एंड इसके ऊपर हमने 2 टाइप और कौन से पढ़े थे, एक्यूट एंड क्रॉनिक, ठीक है, ये हमारी टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेस, ठीक है। एटियोलॉजी क्या लिखा है, स्टिल नॉट नोन, अभी भी ढंग से नहीं पता, वैरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो हमारा पेरियोडोंटाइटिस होता है इसका रीजन हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वैरी करता है, ठीक है। पहले हम लोकल फैक्टर्स पढ़ते हैं। लोकल फैक्टर्स मीन्स कि वो फैक्टर जो कि माउथ में ही शुरू हो रहे हैं, माउथ से ही वो हो रहे हैं, तो वो देखते हैं। पहला आता है डेंटल प्लैक, ठीक है, डेंटल प्लैक जिंजिविटिस का भी मोस्ट कॉमन कॉज था, यहाँ भी वो मोस्ट कॉमन कॉज रहता है, ठीक है। अब डेंटल प्लैक क्या होता है एक बार ये चेक करते हैं, बैक्टीरिया, एसिड, फूड डेब्रिस एंड सलाइवा combines in mouth to form sticky substance called plaque that adheres to mouth, that adheres to teeth, ठीक है। जो हमने खाना खाया वो फूड डेब्रिस हुआ, ठीक है। इसके अलावा वहां पर सलाइवा भी रहता है, तो सलाइवा, इसके अलावा एसिड और बैक्टीरिया, ये 4 चीज जब कंबाइन करती है माउथ में, ठीक है, हमारे मुंह में भी 4 चीज कंबाइन करती है तो एक स्टिकी सा सब्सटेंस फॉर्म कर लेती है, उसको हम कहते हैं प्लैक। और वो प्लैक क्या करता है, एडहेयर कर लेता है हमारे टीथ से, क्या होता है, चिपक जाता है, ठीक है। नॉर्मली ये ब्रशिंग से हट भी सकता है, ठीक है, बट अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो वो चिपका रहेगा एंड आगे वो फर्दर क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो डेंटल प्लैक क्या हो गया हमारा, बैक्टीरिया, एसिड, फूड डेब्रिस और सलाइवा, इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमारा डेंटल प्लैक फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंड आता है डेंटल कैलकुलस, ठीक है। देखिए
अगर हम ब्रश नहीं करेंगे ढंग से, ठीक है, तो डेंटल प्लैक जो होगा उसके अंदर क्या होंगी, मिनरलाइजेशन हो जाएंगी। अभी तक जो हमारा डेंटल प्लैक था वो सॉफ्ट था, ठीक है, बट एक बार उसके अंदर क्या हो गई, मिनरलाइजेशन हो गई, तो एक हार्ड डिपॉजिट फॉर्म हो गया, ठीक है, और उसको हमने क्या कहा, डेंटल कैलकुलस कहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, हमारा डेंटल प्लैक हो गया, देन हमारा डेंटल कैलकुलस हो गया। इसके अलावा हमारा मेटीरियल अल्बा, मेटीरियल अल्बा क्या होता है, सॉफ्ट डिपॉजिट लेस एडहेरेंट देन प्लैक। मतलब मेटीरियल अल्बा जो होता है वो हमारा डेंटल प्लग से भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, मेटीरियल अल्बा हो गया। इसके अलावा हमारा फूड डेब्रिस हो गया, जो अभी अभी जस्ट खाया हुआ खाना हो गया वो हो गया हमारा, या कोई फूड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन भी हो सकता है कॉज इसका, माल ऑक्लूजन, माल ऑक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर इरेगुलर अलाइनमेंट ऑफ टीथ, टीथ जो होते हैं वो ढंग से अरेंज नहीं है, ठीक है, एक अलाइनमेंट में नहीं है, माल अलाइंड है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पुअर डेंटल हाइजीन होगी, ढंग से जो टीथ होंगे वो क्लीन नहीं होंगे, और क्या होगा, प्लैक की फॉर्मेशन को फेवर करेगा ना वो चीज। मतलब हमारी टीथ ढंग से नहीं है, कोई आगे है, कोई पीछे है, तो उसकी वजह से आप ब्रश ढंग से नहीं कर पाओगे, हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाओगे, उसकी वजह से प्लैक फॉर्मेशन होगा, प्लैक फॉर्मेशन होगा तो डिजीज होगी हमारी, है ना। इसके अलावा माउथ ब्रीथिंग, कोई माउथ ब्रीथिंग करेगा तो क्या होगा, जो हमारी हवा होगी वो बिना प्यूरिफाई हुए अंदर जाएगी, और वो फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरिया या ऐसी चीजें आ गई तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ हैबिट्स हमारी हो सकती हैं, जैसे कि ब्रुक्सिज्म हो गया, टोबैको च्युइंग हो गया, टंग थ्रस्टिंग हो गया हमारा, ठीक है, फॉल्टी टूथब्रश हो गया हमारा। ये कुछ हैबिट्स हमारी हो सकती हैं जिनकी वजह से हमारा क्या होता है, हमारा पेरियोडोंटाइटिस होता है, ठीक है। क्या हुआ, डेंटल प्लैक हुआ, डेंटल कैलकुलस हुआ, मेटीरियल अल्बा हुआ, फूड डेब्रिस हुआ, फूड इन्फेक्शन हुआ, केमिकल इरिटेशन हुआ, इरिटेंट्स हुए, ठीक है, रेडिएशंस हो गई, माल ऑक्लूजन हो गया, माउथ ब्रीथिंग हो गया, एंड हैबिट्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोजॉनिक, इलेक्ट्रोजेनिक, ठीक है, इलेक्ट्रोजेनिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है डॉक्टर, एंड जेनिक मतलब होता है कॉज, जिनका कॉज खुद डॉक्टर होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक कॉज, ठीक है। क्या आएगा इसमें, फॉल्स इन डेंटल रिस्टोरेशन, मान लो कोई डॉक्टर हमारा डेंटल रिस्टोरेशन कर रहा है, ठीक है, दांत में कोई भी तार वार लगा रहा है, ठीक है ना, तो उसमें अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी, उसकी वजह से अगर पेरियोडोंटाइटिस हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोजेनिक कॉज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिस्टमिक कॉज, सिस्टमिक कॉज में क्या आता है हमारा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ सकती हैं, जैसे कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी, सी की डेफिशिएंसी, एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ठीक है। इसके अलावा हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारे प्रेगनेंसी में जो होता है, मेंस्ट्रुएशन में जो होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड हमारी इम्यूनो डिफिशियंसी हो सकती है, डेबिलिटेटिंग डिजीज हो सकती है। डेबिलिटेटिंग डिजीज कौन सी होती हैं, जो हमारे शरीर को भी इफेक्ट कर रही है, साथ में हमारे माइंड को भी इफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो दोनों तरीके के डिजीज, मतलब दोनों किसमें आ जाते हैं, ठीक है, फीचर्स। तो डेबिलिटेटिंग डिजीज भी कॉज हो सकती हैं पेरी ऑडोंटाइटिस का, ठीक है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हो सकती हैं, ठीक है, ड्रग सेम है एज जिंजिवाइटिस। कौन सी पढ़ी थी हमने जिंजिवाइटिस में, ओसीपी पढ़ी थी, एंटी कन्वल्सेंट्स पढ़ी थी हमने, ठीक है, ये सब पढ़ी थी, कीमोथेरेपी पढ़ी थी हमने। इसके अलावा हेरिडिटरी भी हो सकती है हमारी पेरियोडोंटाइटिस। इसके अलावा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, क्रिसमस फैक्टर हो गया, ये सारे रीजंस हमारे किस कॉज कर सकते हैं, पेरियोडोंटाइटिस। तो हमने यहाँ पर तीन चीज पढ़ी, एक पढ़ा लोकल फैक्टर्स जो माउथ में हो रहे हैं, इलेक्ट्रोजेनिक जो डॉक्टर कॉज कर रहा है, एंड सिस्टमिक जो पूरी ओवरऑल पूरी बॉडी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इनके क्लिनिकल फीचर, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या देखेंगे कि पेशेंट जो हमारे पास लेके आएगा कि वो कहेगा कि ब्लीडिंग गम्स है, गम्स में से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है। कब निकल रहा है, स्पिटिंग में थूकते टाइम हो रहा है, ब्रश करते टाइम हो रहा है, या प्रॉबिंग टाइम हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ब्लीडिंग गम्स है, स्टिकी सलाइवेशन है हमारा, ठीक है, सलाइवा ऐसे चिपचिपा सा सलाइवा है, ठीक है। गम्स में स्वेलिंग है, ठीक है, गम्स फूले हुए हैं, मसूड़े फूले हुए हैं। हैलिटॉसिस ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव टाइप क्या होता है, मींस जो पेशेंट बता रहा है वो सब्जेक्टिव, एंड जो डॉक्टर देख रहा है वो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हैलिटॉसिस मतलब बैड ब्रीथ, पेशेंट को खुद उसकी जो ब्रीथ है वो बैड फील हो रही है, मतलब पेशेंट को खुद फील हो रहा है कि उसे बैड ब्रीथ हो रही है, या फिर हैलिटॉसिस हो रही है, ठीक है। या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर कॉन्टिन्यूअस लॉजमेंट ऑफ फूड, मतलब बार बार उसका दांत क्या है, फंस रहा है, ठीक है।
तो क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं यहाँ पे? ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, स्टिकी सलाइवेशन हो सकती है हमारी, स्वेलिंग ऑफ गम्स हो सकता है, हैलिटोसिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, और कॉन्टिन्यूस लॉजमेंट हो सकता है फूड का। ठीक है, अब हम साइन देखते हैं। तो साइन में क्या रहता है हमारा? ब्लीडिंग ऑन प्रेशर। जब डॉक्टर प्रेस करता है ना उस एरिया पे, गम्स को प्रेस करेगा मान लो, तो उसको ब्लीडिंग होगी। ठीक है, या फिर हैलिटोसिस ऑब्जेक्टिव टाइप की, मीन्स डॉक्टर को भी से अगर सामने पेशेंट बैठा है ना, तो डॉक्टर को पता चलेगा कि हाँ उसको हैलिटोसिस है, उसको बेड ब्रेथ है। ठीक है, इसके अलावा टूथ मोबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, आसपास के टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे तो टूथ मोबिलिटी होगी हमारी। डीप पॉकेट फॉर्म हो जाएगा टीथ और गम्स के बीच में। ठीक है, गम्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, गम्स में रेडनेस हो जाएगी, जिंजिवल रेसेशन और हाइपरट्रॉफी। हमने पढ़ा था ना कि श्रिंकेज हो जाता है गम्स का। ठीक है, तो वही है कि जिंजिवल में रिसेशन हो जाएगा या फिर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है, जिंजिवा में एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। डेंटल कैलकुलस, वहां पे हमें डॉक्टर को डेंटल कैलकुलस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्राउन की जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है। देखिए क्या होता है ना, एक बार इमेज देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे हाइट थोड़ी कम है, बट साइड वाले टिश्यू हटते जाएंगे। ठीक है, साइड वाले टिश्यू जो होंगे अगर हमारे हटते जाएंगे, तो टीथ हमारा ज्यादा एक्सपोज होता जाएगा ना, तो इस तरीके से जो क्राउन की हाइट है वो बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो एक्सपोजर पार्ट है वही क्राउन है ना, तो क्राउन की हाइट बढ़ गई। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जिंजिवा भी रिसेस हो जाएगा ना, जिंजिवा भी श्रिंक हो जाएगा, तो हाइट बढ़ जाएगी। यहाँ पर हमारा क्या है, जिंजिवाइटिस में पूरा कवर कर रहा है जिंजिवा इसको। ठीक है, साथ का टिश्यू भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो जो हमारा दिख रहा पार्ट है, एक्सपोज पार्ट है, वो कम है। एक्सपोज पार्ट कम है तो जिन क्राउन की हाइट भी कम है। ठीक है, तो पेरियोडोंटाइटिस में क्या होगा, हमारी क्राउन की हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारा एल्वियोलर क्रस्ट का रिजॉर्प्शन हो जाएगा। एल्वियोलर क्रस्ट का रिजॉर्प्शन मीन्स कि मतलब जो हमारा, एक बार इमेज देखते हैं फिर से। जो हमारा आस ये होता है एल्वियोलर क्रस्ट। ठीक है, एल्वियोलर क्रस्ट का रिजॉर्प्शन मतलब कि डिस्ट्रक्शन होना। ठीक है, तो हमारा जो बोनी पार्ट होगा इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसको ही हमने क्या कहा कि एल्वियोलर पार्ट में क्या होगा हमारा, एल्वियोलर क्रस्ट में क्या होगा, रिजॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार साइन फिर से देखते हैं कि ब्लीडिंग ऑन प्रेशर होगा। ठीक है, हेलिटोसिस होगा हमारा, टूथ मोबिलिटी होगी, डीप पॉकेट्स बन जाएंगे बिटवीन टीथ एंड गम्स, इन्फ्लामेशन हो जाएगा गम्स में। ठीक है, रेडनेस हो जाएगी गम्स में, और जिंजिवल रिसेशन होगा या हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिंजिवा में एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा, डेंटल कैलकुलस आ जाएगा। ठीक है, क्राउन हाइट बढ़ जाएगी एंड रिजॉर्प्शन हो जाएगा एल्वियोलर क्रस्ट का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखिए सबसे पहले तो क्या, ओरल हाइजीन को ही मेंटेन करना है हमें। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग। ठीक है, अच्छे से टूथ ब्रश करेंगे तो डेंटल प्लैक अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक्सट्रैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। टूथ अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पहुंच गई, तो हम टीथ को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट होती है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग इज द प्रोसीजर यूज टू रिमूव इन्फेक्टेड डिपॉजिट्स लाइक प्लैग, कैलकुलस एंड स्टेन्स फॉर्म्ड ऑन द टूथ सरफेस। ठीक है, टूथ सरफेस पे अगर कोई भी हमारा प्लैग हो गया, ठीक है, फिर कैलकुलस होता है, फिर कोई स्टेन बन जाता है, तो जब हम उसको रिमूव करते हैं ना जिस प्रोसीजर के थ्रू, उसको हम स्केलिंग कहते हैं। इसके अलावा हम ब्लीचिंग करा लेते हैं। ठीक है, पॉलिशिंग हमारी होती है। ठीक है, एंड जो ड्रग्स हम यूज करते हैं वो क्या होती है, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में हम कौन सी यूज कर सकते हैं, ओफ्लॉक्सिसिन यूज कर सकते हैं, ऑर्निडाजोल यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा कोई भी एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी हम कौन सी यूज कर सकते हैं, जीरोडॉल एसपी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट टिश्यू में इन्फ्लामेशन हो रही है, ठीक है, तो हम जीरोडॉल टीसी यूज कर सकते हैं, टी फॉर ट्रिप्सिन एंड सी फॉर कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, लोकल एप्लीकेशन के लिए हम क्या देंगे, ग्यूमेड या फिर डेंटाकाइंड एल देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बहुत सीवियर कंडीशन हो जाए तो हमें जिंजिवा को रिमूव करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, जिंजीवैक्टमी करते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, ओरल हाइजीन मेंटेन की, प्रॉपर मेथड ऑफ टूथ ब्रशिंग देखा। ठीक है, एक्सट्रैक्शन हमने करा, स्केलिंग हमने परफॉर्म की, ब्लीचिंग हमने करी, पॉलिशिंग, एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी देखी। एंटी इन्फ्लामेटरी में हमने दो देखी, जीरोडॉल एसपी देखा, जीरोडॉल टीसी देखा। इसके अलावा हमने लोकल एप्लीकेशन के लिए कुछ प्रिपरेशन यूज करी एंड जिंजिवेक्टमी करा। ठीक है, जिंजिवेक्टमी जो होता है वो लास्ट स्टेज में होता है। तो हमारा पेरियोडोंटाइटिस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जो पेरियोडोंटाइटिस था, इसमें हमने इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसकी इथियोलॉजी एंड साथ में हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी। दो के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन देखी।
एक तो हमने अमेरिकन अकेडमी ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी के अकॉर्डिंग देखी, जिसमें हमारी 9 टाइप्स थी। क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस हमने पढ़ा, एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस हमने पढ़ा, एंड पेरियोडोंटल एब्सेस पढ़ा हमने, नेक्रोटाइजिंग पेरियोडोंटल डिजीज पढ़ा, ऑक्लूजन पढ़ा, एंड इसके अलावा हमने हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, जेनेटिक ओरिजिन की वजह से, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से, एंड एक्वायर्ड और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी हमने पढ़ा, ठीक है। एंड इसके ऊपर हमने एक्यूट और क्रॉनिक ये 2 टाइप पढ़े, ठीक है। एंड पेरियोडोंटाइटिस का आयुर्वेद पोषण क्या रहता है हमारा, दंत वेस्ट रहता है, ठीक है। एंड इससे पहले जो हमने एपिकल एब्सेस पढ़ा था, ठीक है, उसका आयुर्वेद पोषण हमने क्या देखा था, दंत पुपुटक देखा था, ठीक है। एंड उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जिंजिवाइटिस पढ़ा था, ठीक है। और जिंजिवाइटिस का आयुर्वेद पोषण हमारा क्या रहता है, शोषी रहता है, ठीक है। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। थैंक यू।